हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाजीफाइड यूनिवर्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। और ये वीडियो आपकी सीयूईटी में या फिर कॉलेज एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएगी। और अगर आप सिंपली प्रीएम्बल के बारे में समझना चाहते हैं तो भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। इट विल प्रोवाइड यू विद द बेसिक फाउंडेशन that you will need to know in depth about the Constitution of India. तो सबसे पहले प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन हम अब डेप्थ में जाएंगे। अब एग्जैक्टली प्रियम्बल क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, वो कब बना, हम आज की वीडियो में सब कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम प्रीएम्बल का मीनिंग और उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रीएम्बल सबसे पहले आया कहाँ। तो प्रीएम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि शुरू हुआ प्रीएम्बल के साथ। फर्स्ट टाइम प्रीएम्बल किसी कॉन्स्टिट्यूशन में आया तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया। अब जो प्रीएम्बल वर्ड है वो लेटिन वर्ड प्रीएम्बुलस से लिया गया है। अब ये लेटिन वर्ड जो है प्रीएम्बुलस, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले प्रिया, देन एम्बुलस। प्रिया मीन्स बिफोर, देन एम्बुलेंस मीन्स टू वॉक। लिटरली इट मीन्स दैट वॉकिंग बिफोर, मतलब ऐसी चीज़ जो पहले आती है। इसको हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं, प्रीएम्बुलस मीन्स इंट्रोडक्शन, समथिंग दैट कम्स बिफोर। देयरफॉर प्रीएम्बल, जो टर्म प्रीएम्बल है इसका मतलब रहता है इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है, और उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की एक सिंपल समरी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की आप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, उसे हम प्रीएम्बल बोलते हैं। हर एक कंट्री जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने, इंक्लूडिंग आवर ओन कंट्री इंडिया ने, अडॉप्ट किया प्रीएम्बल को। तो जैसे कि मैंने बताया, ये समरी, फिलॉसफी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिफ्लेक्ट करती है, प्रीएम्बल में आता है। प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट करता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी, बेसिक फ़िलॉसफी है क्या, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट क्या है, आखिर वो कॉन्स्टिट्यूशन आपसे कहना क्या चाहता है, वो हमें प्रीएम्बल में उसकी झलक दिखती है। N.A. पालखीवाला, जो कि एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। क्योंकि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सोल और कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए प्रीएम्बल को काफ़ी बार सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि प्रीएम्बल को आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? N.K. पालखीवाला ने। ओके, अब हम प्रीएम्बल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं कि प्रीएम्बल आया कैसे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल आया कैसे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक ड्राफ्ट था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज़ किया था 13 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 12 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया। ओके, तो यही बाद में जो ड्राफ्ट था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ये बाद में आके प्रीएम्बल बन गया। तो ये जो आइडियल्स ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में जो आइडियल्स दिए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वही बाद में हमें प्रीएम्बल के बीच इनकॉर्पोरेट करते हुए दिखाई दिए जाते हैं। मतलब प्रीएम्बल में वही जो आइडियल्स हैं वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो प्रपोज़ ये कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और एक साल बाद, मतलब एक साल नहीं, कुछ दिन ही हैं, बट हम नेक्स्ट साल का देखेंगे 46 और 47 को, ये 13। अब इस डेट को हम ऐसे ट्रिक की तरह याद करते हैं, क्योंकि डेट्स याद करनी पड़ती हैं कभी कभी। हम 1322, ये दो वर्ड्स हैं। 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 2 नेक्स्ट में आ रहा है। 1 2, उसके बाद 2 के क्या आता है? 3। लेकिन यहाँ 4 की जगह 2 + 2 इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 4, तो हम इसलिए 2 + 2 लिखेंगे 22 जनवरी, 13 दिसंबर के बाद दिसंबर जनवरी, आपको याद रहेगा 1946 1947। आई नो ये ट्रिक काफ़ी सिली हैं, बट मैं मोस्टली डेट्स ऐसे ही याद करती हूँ और मैं अपने वीडियोस में ऐसी ट्रिक्स देती हूँ सो दैट
आपको भी डेट्स याद रहें। तो अब हम बताएंगे कि प्रिएम्बल जो है, जैसे हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल है। ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है, उसे अमेंड किया जा सकता है। लेकिन क्या प्रिएम्बल अमेंड किया जा सकता है? तो ये एक क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में आएगा कि प्रिएम्बल अमेंड किया जा सकता है। हाँ, प्रिएम्बल अमेंड किया जा सकता है, पर प्रिएम्बल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नहीं अमेंड किया जा सकता। प्रिएम्बल एक बार अमेंड हुआ है, जिसमें जो है ये 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड किए गए प्रिएम्बल में। 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से प्रिएम्बल जो है अमेंड हुआ, और ये 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड हुआ। अब हमारा क्वेश्चन आएगा कि क्या ये 3 वर्ड्स जब ऐड हुए तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ? तो नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट इन तीनों वर्ड ने प्रिएम्बल में और डेप्थ लाई, और प्रिएम्बल को निखारा, मतलब एक टाइप से प्रिएम्बल को और इम्प्रूव किया। ओके, तो कब आई ये कौन कौन से 3 वर्ड्स आए? SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ओके, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। SI हम क्या बोलते हैं? सब इंस्पेक्टर, वी नो सब इंस्पेक्टर, तो उसके पीछे हम एक और S लगाएंगे कि सीनियर सब इंस्पेक्टर। ओके, जस्ट अ ट्रिक, आपको यूज़फुल लगी तो यूज़ करना, वरना आप ऐसे भी याद कर सकते हो। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और ये कब आया अमेंड हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 7 के बाद क्या, 7 से पहले क्या आता है? 6, तो 76। 19 तो आप याद रखोगे, 19, 7 के पहले क्या आता है? 6, 1976। 4 के 2 छोड़ के 42 अमेंडमेंट। और मैं ये ट्रिक्स इसलिए देती हूँ बिकॉज आई थिंक दे आर यूज़फुल, क्योंकि काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा डेट्स हो जाती हैं, तो उस टाइम ये ट्रिक्स काम आती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जब 3 वर्ड्स ऐड किए गए हमारे प्रिएम्बल में, तो इनकी एडिशंस ने जो इंडियन स्टेट आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स को स्ट्रेंथन करता है, मतलब इंडियन स्टेट की, क्योंकि ये 3 नई चीज़ें इंक्लूड की गई। सोशलिज्म आइडियोलॉजी इंक्लूड की गई, सेकुलरिज्म आइडियोलॉजी इंक्लूड की गई, और इंटीग्रिटी इंक्लूड की गई, जिसकी वजह से एक नई स्ट्रेंथ मिली है इंडियन प्रिएम्बल को। और केशवानंदा भारती जजमेंट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में शॉर्ट में, ब्रीफ में, तो उसमें बताया गया कि प्रिएम्बल अमेंड हो सकता है। आर्टिकल 368 के अंडर प्रिएम्बल अमेंड हो सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, हम बेसिक स्ट्रक्चर में अल्टरेशन नहीं कर सकते। और प्रिएम्बल एक ही बार अमेंड हुआ है, जैसे कि हमने बताया। तो यूनिटी ऑफ द नेशन हमने पहले था कि यूनिटी ऑफ द नेशन, अब क्या आएगा? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। प्रिएम्बल का नेचर और रोल हम पढ़ेंगे। तो प्रिएम्बल कोर्ट में जाके इन्फोर्सेबल नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रिएम्बल में लिखा हुआ है कि हमें इक्वालिटी मिलेगी, बट हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही है, तो हम कोर्ट में मतलब प्रिएम्बल में जो चीज़ लिखी हुई हैं वो चीज़ें लेके हम कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते कि हमें ये चीज़ें नहीं मिली हैं, बल्कि प्रिएम्बल में तो लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं कर सकते। प्रिएम्बल सिर्फ तभी यूज़ होता है, प्रिएम्बल मतलब कोर्ट की हेल्प करता है कि वो इंटरप्रेट कर सकें काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारे लॉज को। प्रिएम्बल हमारी जो समरी की तरह एक्ट करता है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट की तरह एक्ट करता है, बट वो इन्फोर्सेबल नहीं है। टेल मी, फंडामेंटल राइट्स और DPSP में दोनों में से कौन सी चीज़ इन्फोर्सेबल नहीं है? कमेंट्स में मुझे ये चीज़ बताएं। उसके बाद क्लियरली प्रिएम्बल जो है स्टेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम ये पढ़ेंगे प्रिएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स, तो आप समझ जाएंगे। और ये इम्पॉर्टेंट एड की तरह एक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के लिए। जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम इंटरप्रेट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली क्या मतलब है, तो तब ये प्रिएम्बल हमारे काम आएगा। हमारे नहीं, मतलब जो इंटरप्रेट करेगा आर्टिकल्स को। अगर कोई आर्टिकल अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, तो उस टाइम जजेस की हेल्प करता है प्रिएम्बल। अब हम प्रिएम्बल के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। प्रिएम्बल के 4 कंपोनेंट्स हैं। ओके, सबसे पहला है कंपोनेंट सोर्स, फिर है नेचर, देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ ऑब्जेक्टिव, एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ डेट। ओके, सोर्स। तो प्रिएम्बल जो है वो अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है पीपल ऑफ इंडिया से, लोगों से, ना कि किसी रूलर से,
किसी रूलर या फिर किसी राजा तो है ही नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, बट ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से अपनी अथॉरिटी डिराइव करेगा, कि प्राइम मिनिस्टर से अपनी पावर डिराइव करेगा, नहीं, आम जनता, आम लोगों से जो है कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर डिराइव करता है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? आम लोग। और इनफैक्ट हम प्रियम्बल के अगर स्टार्टिंग में देखें तो फर्स्ट वर्ड ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट चीज़ है नेचर। नेचर हमें नेक्स्ट वाली लाइंस में पता चल जाता है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमें इस लाइन में पता चलता है। उसके बाद आएगी डेट, फोर्थ है डेट। डेट हम पढ़ लेते हैं 26 नवंबर 1949 जो है, इस दिन प्रियम्बल जो है अडॉप्ट किया गया। और प्रियम्बल फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 में। इसी दिन हम अपना रिपब्लिक डे भी बनाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी दिन आया। तो ऑब्वियसली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो प्रियम्बल भी उसी दिन फोर्स में आया, मतलब लागू हुआ प्रियम्बल। तो अब हम इन सब को पार्ट्स को पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स को डिटेल में। तो नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडिया को क्या क्या बताया गया है? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 5 चीज़ें। अब आपको अगर कन्फ्यूज़न होगी तो ये 5 चीज़ें कैसे याद करेंगे, मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक देती हूँ, पहले हम देख लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम इसको डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। तो हम इसके लिए ट्रिक एक देते हैं, SSSDR, जस्ट, लॉफ, एवरी फ्राइडे। इमेजिन एक डॉक्टर है जो बहुत ज़्यादा हंसता है, तो हमने क्या बोला था? हिश, हम बोलते हिस, ऐसे हिस, SSS, हिस डॉक्टर, जस्ट लॉफ एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे को हंसो, हमेशा मत हंसो, जस्ट लॉफ एवरी फ्राइडे। S से सोशलिस्ट, सॉवरन, S से सॉवरन, S से सोशलिस्ट, S से सेकुलर, ये तीनों सबसे पहले आए। सॉवरन का मतलब, सॉवरन क्योंकि सबसे हम देखेंगे सॉवरन को होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, जिससे कोई एक्सटर्नली और इंटरनली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आगे थोड़ा डिटेल में बताऊँगी। तो सॉवरन को उन्होंने टॉप पे रखेंगे, फर्स्ट पे सॉवरन आया, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, क्योंकि ये दोनों SO से आते हैं, तो यू माइट गेट कन्फ्यूज, दैट्स व्हाई आई सेड दैट। डॉक्टर, DR, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्ट लॉफ एवरी फ्राइडे, जस्ट मीन्स जस्टिस, love means liberty, means every stands for equality and Friday stands for fraternity. Doctor, SSS doctor, just love every Friday. Okay, अब हमने बताया डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। अब की वर्ड्स, जो सबसे पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने बताया कि अल्टीमेट सॉवरेनिटी जो है लोगों के पास है, अल्टीमेट अथॉरिटी जो है लोगों के पास है, क्योंकि इंडिया में जो है पॉपुलर सॉवरेनिटी फॉलो की जाती है, विच मीन्स रूल ऑफ द पीपल, पीपल हैव द पावर। और सॉवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी स्टेट की, मतलब स्टेट जो है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई पॉलिसी बनानी है तो UK बोलेगा नहीं तुम्हें यही पॉलिसी बनानी है तो इंडिया बनाएगा, नहीं, इंडिया के पास पावर है। इंडिया अपनी इंटरनल जो है, अपनी इंटरनल और फॉरेन पॉलिसी खुद बना सकता है अपनी मर्ज़ी से। उसमें कोई बाहर का एक्सटर्नल पावर आके इंडिया को फोर्स नहीं कर सकती, कोई एक्सटर्नल पावर या फॉरेन स्टेट इंडिया को फोर्स नहीं कर सकती, ना ही कंट्रोल कर सकती है। इंडिया का जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है कि वो अपने लॉज बनाएगा, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के अंदर रह के। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिज्म इंडिया का जो है वो वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, कि वेलफेयर हो, जो समाज में सबसे लीस्ट एडवांटेज लोग हैं ना, सेक्शन है ना समाज की, उसका वेलफेयर हो। तो सोशलिस्ट, जो सोशलिज्म इंडिया का है उसका मतलब है सोशलिस्ट गोल्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। ओके, इंडिया जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है, मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हैं वो दोनों साथ में रहेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे। और ये सोशलिस्ट वर्ड हमने देखा कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया।
उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर। सेकुलरिज्म जब हम वर्ड सुनते तो हमारा क्या मतलब होता है, हमें पता है इंडिया सेकुलर स्टेट है, यहाँ हर एक इक्वल रिस्पेक्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, हर एक रिलीजन को इक्वल सपोर्ट मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक रिलीजन जो है डोमिनेंट है, कोई दूसरा रिलीजन जो है इन्फीरियर है, नहीं, हर एक बंदे के पास फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करे, किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सके। कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे हम एग्जांपल लें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में एक स्टेट रिलीजन है इस्लाम, पाकिस्तान को हम इस्लामिक रिपब्लिक बोलते हैं, राइट। ऐसे इंडिया को हम कुछ नहीं बोलते हैं, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और ये सेकुलरिज्म भी जो है 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जैसे कि मैंने बताया, ऐड किया गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जैसे अब्राहम लिंकन की सबसे फेमस जो है डेफिनेशन है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी की। तो वैसे ही डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो विल ऑफ पीपल है, वो अथॉरिटी जो है विल ऑफ पीपल से जो है डिराइव होगी, मतलब लोग जो चाहेंगे वही होगा। इलेक्शंस के थ्रू लोग अपनी अथॉरिटी को एक्सप्रेस करते हैं। अब डेमोक्रेसी भी दो टाइप की है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ लोग जो है खुद अपनी पावर को डायरेक्टली एक्सरसाइज करें, मतलब लोग जो है लॉज भी खुद बना सकते हैं कि हाँ, सारे लोगों ने एक लॉ लिया, सारे लोगों ने, काफ़ी मेजॉरिटी ने इस लॉ को पास किया, और फिर गवर्नमेंट की मजबूर हो जाएगी कि उनको ये लॉ पास करना ही पड़ेगा। मतलब पावर जो है डायरेक्टली लोग एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में हम एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो आगे जाके हम पे रूल करता है और वो हमें रिप्रेजेंट करता है आगे जाके। इसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते सकते हैं। अब इसमें दो फॉर्म्स आ जाती हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री इंडिया में फॉलो होती है, प्रेसिडेंशियल जो है यूएस में फॉलो होती है। अब कुछ डिवाइसेस हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। ये जो है मैं अपनी डेमोक्रेसी वाली वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगी सब। उसके बाद है नेक्स्ट रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है, इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है, इसका मतलब है जो हेड ऑफ़ द स्टेट है इंडिया का, वो इलेक्टेड होगा, ना कि वो किसी राजा का बेटा होगा, ना कि वो हेरिडिटरी होगा। और जो जैसे हमारी जो इंडिया की प्रेसिडेंट है, उसको हमने इलेक्ट किया है इंडियन लोगों ने, चाहे इनडायरेक्टली ही इलेक्ट किया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट किया, लेकिन इलेक्ट लोगों ने ही किया है, हमारे ही दिए हुए रिप्रेजेंटेटिव आगे उन्हें इलेक्ट करते हैं। ओके, तो अब ये जो रिपब्लिक जो है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो तरह की होती है, एक होती है मोनार्की, एक होती है रिपब्लिक। रिपब्लिक इंडिया में है कि एक इलेक्टेड हेड होगा, जैसे यूएस में भी ऐसा ही होता है कि एक यूएसए में कि एक इलेक्टेड हेड होगा, वो फिक्स टर्म के लिए होगा और वो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा होता है, जैसे ब्रिटेन में क्वीन एलिज़ाबेथ थी पहले, अब जो है किंग हैं, तो इस तरह हेरिडिटरी हेड है, मतलब इनका बेटा होगा, इनकी बेटी होगी, ऐसा होगा। अब हमने नेचर तो पढ़ लिया, अब हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव, वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ जस्टिस। जस्टिस मीन, जस्टिस जो होता है, इंडिया के जो प्रीएम्बल में जस्टिस दिया हुआ है, ये सिर्फ कोर्ट्स और जजेस के बारे में तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट का प्रॉमिस है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉमिस है कि हर एक सिटीज़न को जो है फेयरली ट्रीट किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि एक इंसान अपनी डिग्निफाइड लाइफ जी सके। अब ये 3 डायमेंशंस में जस्टिस जो है प्रीएम्बल में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स सारे सिटीजन्स को फेयरली, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, चाहे वो जिस मर्ज़ी बैकग्राउंड के हो, उनको इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि नहीं तुम तो दलित हो, तुम तो इस कास्ट के हो, तुम ब्राह्मण हो, लाइक कास्टिज़म नहीं होगा, तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम हिंदू हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम, ऐसा भी नहीं होगा। किसी कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, किसी चीज़ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, चाहे वो मेल हो, फीमेल, जेंडर, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और सोशल जस्टिस होगा, सोसाइटी सोशल जस्टिस जो है प्रीएम्बल में इस तरह मेंशन है। और जो है बैकवर्ड लोग हैं, जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनकी इम्प्रूवमेंट होगी, जैसे एससीज़ होगी, एसटीज़ होगी, ओबीसीज़ होगी और वीमेन होगी, मिनॉरिटीज़ हम बोल सकते हैं। तो इनको भी, इनकी कंडीशंस को भी इम्प्रूव किया जाएगा, सोशल जस्टिस लाया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब
इकोनॉमिक फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, वेल्थ हो सकती है, इनकम, प्रॉपर्टी, इन सब पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और इनमें इन जो ये चीज़ें हैं, इन वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी और अदर मनी रिलेटेड थिंग्स, तो उनमें जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको भी रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा, मतलब सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का कॉम्बिनेशन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। उसके बाद लास्ट है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स हर किसी के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे। पॉलिटिकल राइट्स मीन्स राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अमीर बंदा है वही जाके आईएएस बन सकता है, नहीं। कोई भी बंदा जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, चाहे वो जिस मर्ज़ी कास्ट का हो, वो आईएएस बन सकता है। दे कैन होल्ड पब्लिक ऑफिस। और पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बना सकता है, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो ऐसे जस्टिस जो हैं, 3 टाइप्स के जस्टिस जो हैं हमारी सोसाइटी के लिए प्रीएम्बल में एज एन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट्स। अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट्स, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम मिल जाएगी कि लोग जो हैं दूसरे की फ्रीडम छीनने लग जाएंगे, नहीं। अनरीज़नेबल कुछ रिस्ट्रेंट्स मिलेंगे, उस अनरीज़नेबल कुछ रुकावटें कि जिसके लोगों के आगे उनको हटाया जाएगा, उनकी एब्सेंस को हम लिबर्टी बोलते हैं। और सबके लिए अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी पर्सनैलिटी को फुली डेवलप कर सकें। जो हमारा प्रीएम्बल है वो गारंटी करता है लिबर्टी, सोचने की लिबर्टी, बोलने की लिबर्टी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी। आप कुछ भी बिलीव रख सकते हो, किसी भी गॉड पे बिलीव रख सकते हो, कोई भी फेथ पे बिलीव रख सकते हो, या फिर एथिस्ट भी बन सकते हो। इट डज़ नॉट मैटर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ बताता नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी एक ऑब्जेक्टिव है। और लिबर्टीज़ जो हैं फंडामेंटल राइट्स के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती हैं। जैसे हम पढ़ेंगे right to practice, profess and propagate any religion, freedom of speech and freedom of expression। ये सारी फंडामेंटल राइट्स हैं। हम जब फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम समझेंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि कैसे लिबर्टीज़ जो है फंडामेंटल राइट्स की तरह प्रोटेक्ट की जाती हैं। जब मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में से कौन से इन्फोर्सेबल नहीं है, यहाँ पर आंसर आ गया फंडामेंटल राइट्स, जो कि कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेंगी और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्टेटस की इक्वालिटी होगी। और इक्वालिटी की भी डायमेंशंस हैं, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब एक सेंस ब्रदरहुड की, यूनिटी की सेंस, एक मतलब सोसाइटी में, हमारे इंडियन स्टेट में यूनिटी और ब्रदरहुड को प्रोपोगेट करना। तो ये प्रमोट होती है सिंगल सिटीज़न, हर किसी के पास सिर्फ एक इंडियन सिटीज़न होगी। ऐसा नहीं है कोई रह रहा है उत्तराखंड में तो उसकी उत्तराखंड की सिटीज़नशिप भी होगी, नहीं। हर किसी के पास सिर्फ एक सिटीज़नशिप होगी, क्योंकि एक सिटीज़नशिप होगी तो सबके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना जागेगी कि हम इस देश के नागरिक हैं। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आर्टिकल 51A के अंदर हैं, हम इसको भी पढ़ेंगे ज़रूर आगे। तो उसमें जो है सिटीज़न्स को जो है ये ड्यूटी दी गई है कि वो प्रमोट करें हारमनी, एक दूसरे के लिए भाईचारा को प्रमोट करें। और फ्रेटर्निटी इंश्योर करती है कि हर एक बंदा जो है अपनी डिग्निटी जो है एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। और नेशन में यूनिटी और इंटीग्रिटी, हमने पढ़ा था कि इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया, यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करती है फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ द प्रीएम्बल। अब इसमें सवाल पूछा जाता है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। अब प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इसके लिए हम कुछ केसेस देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले है बेरोबारी यूनियन केस, 1960 में हुआ। और इसका जो है रेफरेंस आर्टिकल 143(1) क्लॉज 1 के अंडर दिया गया है। और ये इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट के रिलेटेड था। एक बेंच था 8 जजेस का। और इसमें जो हम समझेंगे कि बेरोबारी यूनियन केस 1960 में जो हुआ, हम इसको डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है
प्रिएम्बल और इसलिए ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, ऐसी जो है हमें कंक्लूजन मिली। और उसके बाद नेक्स्ट है केसवानंदा भारती केस 1973 में हुआ। पहला कब हुआ? 1960 में। उसके बाद 6 के बाद 7 और 6 का हाफ के 1960, इट इज़ अ ट्रिक, ओके। 1973, 6 के बाद क्या आता है? 7, और 6 का हाफ क्या होता है? 3, 1973। तो लास्ट में 3 है, तो 13 जज जो बेंच होता है उसमें 13 जज इंक्लूड हुए थे। और ये बहुत मतलब आज तक का माना जाता है कि ये काफ़ी लॉन्गेस्ट केस चला है, काफ़ी बड़ा केस माना जाता है इसको। और इसमें जो कंक्लूजन आई कि प्रिएम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले वाले में था नहीं है, इसमें था पार्ट है। और बट ये सुप्रीम नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन जैसा हमने पढ़ा था उसमें काम आएगा। और इसी में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक जजमेंट जो है, इसी केस में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक जजमेंट दी गई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक जजमेंट किस केस में दी गई? केसवानंदा भारती केस में। और पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या था? इस प्रिएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले आया नहीं है, बाद में आया है। अब नेक्स्ट केस में हम बताएंगे। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस LIC ऑफ इंडिया का केस हुआ 1995 में। और उसमें बताया कि हाँ, इसने भी यही बात बोली कि प्रिएम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट उसको इंडिपेंडेंटली इन्फोर्सेबल नहीं माना जाएगा। जैसा हमने बताया कि इसको लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो अब हम कंक्लूजन पे आएंगे कि हाँ, प्रिएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। येस, इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स अगर जानना चाहें आप, तो आर्टिकल 394 जो है स्टेट करता है कि ये सब जो आर्टिकल्स हैं ये जो है पहले ही आ गए थे इन्फोर्स में। हमने बताया कि प्रिएम्बल और बाकी सब आर्टिकल्स कब फोर्स में आए थे? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 5, 6, 7, 8, 9, फिर आगे 60, 324, 367, 379 एंड 394 जो है ये पहले ही इन्फोर्स हो गए हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ से आइडियल्स? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए। बट जस्टिस, स्पेशली सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। अब हम कुछ MCQs में नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं इसको लाऊंगी ऐसे, ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। Answer these questions if you want. Pause the video and answer these questions. इसके लिए मैं स्पेसिफिकली एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, बट इफ़ यू स्टिल वांट यू कैन आंसर these questions by yourself. Pause and answer these questions. That's it for today's video. See you next time. Thank you so much, and make sure to subscribe to my channel. Bye.